नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 का खास बुलेटिन सैटेलाइट और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। ग्वालियर में जिवाजी विश्वविद्यालय के न्यूरो साइंस कैंपस की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान छात्र छात्रा भी बिल्डिंग में मौजूद थे। आनन फानन में खिड़कियों के कांच तोड़कर छात्र छात्राओं को बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। 11:15 बजे के आसपास प्रशासन को सूचना मिली कि इस तरह की घटना हो और तुरंत ही फायर ब्रिगेड को और सभी को इन्फॉर्म किया गया। 10 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड भी आ गई थी और कोशिश की गई, जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी आग पर काबू पा लिया गया। यूनिवर्सिटी में आग लगने की इस कैंपस में सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल फायर ब्रिगेड्स को भेजा गया और आग पर काबू पा लिया गया है। किसी भी तरह की जनहानि की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। प्रथम दृष्टया कंप्रेसर के फटने से आग लगने का कारण समझ में आ रहा है। 5 मिनट के अंदर में पहली गाड़ी आ गई थी और बाकी लगातार 6-7 मिनट में सभी गाड़ी आग बुझाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में आग पर कंट्रोल कर लिया गया था। अभी 7 गाड़ी पानी लग चुका है और अभी 2 गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है। इधर इंदौर में भाजपा नेता मोनू कल्याणी की हत्या के आरोपियों के घर निगम ने कार्रवाई की। बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की अर्जुन और पीयूष नाम के आरोपियों ने शनिवार देर रात हत्या कर दी थी। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। कार्रवाई के बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि निगम ने आरोपियों का पूरा मकान नहीं तोड़ा है। साथ ही परिजन चिमनबाग चौराहे पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। परिजनों की मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए और उनका पूरा मकान तोड़ा जाए। पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद परिजन शांत हुए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। नगर निगम इंदौर से एक हमको पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें अतिक्रमण तोड़ने के संबंध में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसलिए बल मांगा गया था। तो सेंटर कोतवाली और MG रोड थाने का बल और पुलिस लाइन का बल हमको उपलब्ध हुआ था। उसको लेकर हम यहाँ आए हैं और ये नगर निगम ने नापजोख करके पाया है कि ये मकान अवैध रूप से बना हुआ है और उसे तोड़ा जा रहा है। वहीं भोपाल से अपडेट है। उमरिया CMHO डॉक्टर RK मेहरा पर कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने CMHO को उमरिया से हटा दिया है। CMHO डॉक्टर RK मेहरा को रीवा संभाग भेजा गया है। डॉक्टर शिव ब्योहार चौधरी उमरिया के अब नए CMHO होंगे। मेहरा का बाइक पर स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जो वीडियो हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वायरल वीडियो पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इधर इंदौर में मंगलवार को IIT JEE की तैयारी करने वाली देश की जानी मानी कोचिंग क्लास के सेंटर बंद होने की शिकायत लेकर परिजन कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि कोचिंग सेंटरों पर क्लासेस नहीं लग रही हैं। टीचर सेंटर छोड़ चुके हैं, जिसके बाद परेशान सैकड़ों परिजन ने प्रशासन से मामले की शिकायत कर बच्चों की जमा फीस वापस दिलवाने की मांग की है। मामले में जब कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें अभिभावकों ने कोचिंग क्लास की शिकायत की। मामले को संज्ञान में ले लिया गया है और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो अप्रैल मई जून बच्चे गए। जून में जैसे ही सडन हमारी तीनों इंस्टॉलमेंट कट हो गई, उसके बाद फिर से आया कि ऑनलाइन क्लासेस होगी। उनके पास फैकल्टीज़ नहीं है। एक ही फैकल्टी जो है वो पूरे 3 सब्जेक्ट्स ले रहा है। और फिर ने स्कैम हमारे साथ ही नहीं, और भी स्टेट में जो 5 स्टेट है उनके वहाँ भी ये स्कैम हुआ है। इसमें अगले 2-3 दिनों में ही हम लोग अपनी टीम भेजकर वहाँ पर जाँच कराएंगे और अगर शिकायत सही पाई गई तो संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और साथ में अगर क्लासेस नहीं होने वाली हैं तो पैसे वापस कराने की कार्रवाई भी कराई जाएगी। तो वही अगली खबर रायपुर से, जहां पशु तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी वकील अहमद और सुरेश राय गिरफ्तार किए गए हैं। मिनी ट्रक में मवेशी भरकर ये उड़ीसा ले जाते थे
और उस वक्त ये गिरफ्तार हुए। आरोपियों पर छत्तीसगढ़ पशु संरक्षण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। मंदिर हसौद थाना पुलिस की ये कार्रवाई है। वहीं मिनी मुंबई में पुलिस ड्रग्स रैकेट के खिलाफ मिशन ईगल क्लो चला रही है। इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 55 लाख की स्मैक और 33,000 की अवैध शराब जब्त की गई है। आरोपी ड्रग्स बेचकर कमाए गए पैसे से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करवाते थे। इंदौर की जोन 2 पुलिस ने बताया कि आरोपी मंदसौर से थोक में स्मैक लाकर उसे मिक्सचर के माध्यम से छोटे छोटे टोकन के रूप में बनाते थे और शहर में सप्लाई करते थे। आरोपियों से पैकेजिंग मशीन और पैकिंग का मटेरियल भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये निक्की भाऊ जो है अपने कुछ साथियों के साथ में जो ग्रेनाइट गार्डन है यहाँ पर MIG थाना क्षेत्र में कृष्णबाग कॉलोनी में, वहाँ पर एक बुलेनो कार के माध्यम से किसी को सप्लाई करने के लिए आएगा। जब वो वहाँ पर आया तो उसको घेराबंदी करके पकड़ा गया। उसके पास हमें लगभग 550 ग्राम्स ऑफ ब्राउन शुगर प्राप्त हुआ, जो कि लगभग आधा किलो से ज़्यादा है। इसकी इंटरनेशनल मार्केट में जो वैल्यू है लगभग 50 लाख से ऊपर है। इधर छत्तीसगढ़ के भिलाई में पिछले 6 महीने में 55 लोग साइबर ठगी के शिकार हुए हैं और 12 करोड़ से ज्यादा रुपए गंवाए हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि भिलाई में बने रेंज स्तरीय साइबर थाने में 2 मामले ही दर्ज हो सके हैं। इसके पीछे भी पुलिस का तर्क है कि साइबर थाने में प्रकरण दर्ज करने के लिए राशि निर्धारित है और इसी के आधार पर जटिल केस ही दर्ज किए जाते हैं। हालांकि साइबर और ऑनलाइन ठगी के इतने मामले को देख एसपी दुर्ग ने इसकी विवेचना के लिए अलग अलग टीम भी गठित की है। पुलिस के मुताबिक सबसे ज्यादा 16 मामले भिलाई नगर थाने में दर्ज हुए हैं, जबकि भट्टी थाना में 3 प्रकरण और सुपेला थाने में 12 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं दुर्ग क्षेत्र के पन्नाभूर थाने में 6 मामले सामने आए हैं। इनमें 90% ऐसे मामले हैं जिसमें ठगी का तरीका एक जैसा था। साइबर थाने के लिए मापदंड रखे गए हुए हैं। वो एक लिमिट लगाई गई हुई है कि इतनी राशि से ज्यादा के ही मामले होंगे तो ही वो रेंज साइबर थाने में जाएंगे, बाकी उसके नीचे हमारे साइबर सेल या संबंधित थानों में जाएंगे। डॉक्टर, इंजीनियर्स, बाकी सभी लोग ऐसे फंस रहे हैं जो खुद से ही बहुत सक्षम है कानूनों को समझने को, परंतु छोटे छोटे लालच में, पैसे जल्दी बनाने की लालच में, हमने भी उसके लिए विशेष टीम बनाई हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस सत्र में 26 जुलाई तक कुल 5 बैठकें होंगी, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक कई मुद्दों को लेकर आमने सामने भी नजर आएंगे। और वहीं कांग्रेस के बागी विधायकों के लिए बुरी खबर है, खासकर कांग्रेस के सीनियर विधायक रामनिवास रावत के लिए, क्योंकि कांग्रेस विधायक दल ने तय किया है कि इस बार सदन की बैठक व्यवस्था में विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत और बीना से विधायक निर्मला सप्रे नहीं रहेंगी। कांग्रेस ने बैठक व्यवस्था का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि विधानसभा में नरसिंह घोटाला और जल जीवन मिशन घोटाला को पूरी ताकत के साथ उठाया जाएगा। बजट सत्र की तैयारियों को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे से बात की हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। विधानसभा के इस बजट सत्र के लिए कांग्रेस तगड़ी तैयारी के साथ मैदान पे है। टेबल एक्सरसाइज जोरों पर हो रही है। सबसे खास बात कि रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे जो कांग्रेस के 2 जो बागी विधायक हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस किन तेवरों के साथ विधानसभा के सत्र में नजर आएगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हेमंत कटारे हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हैं। हेमंत जी, बड़ा अभी तक सस्पेंस बना हुआ है कि रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे की सिटिंग अरेंजमेंट क्या रहेगी, तो आप लोगों ने क्या प्रस्ताव भेजा है? रामनिवास रावत जी, निर्मला सप्रे जी कांग्रेस के सम्मानित सदस्य थे और उनको पार्टी ने सम्मान दिया जब तक उनने पार्टी का सम्मान किया। कहीं ना कहीं बीजेपी की गोद में है, बीजेपी की आड़ में, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो बीजेपी जैसा चाहे वैसा उनको सीटिंग अरेंजमेंट है, इसमें कांग्रेस हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी पहली रो में जो बैठते थे उमंग सिंगार जी के नेता प्रतिपक्ष के साथ, अब वहाँ नजर नहीं आएंगे? नहीं, अब वहाँ नजर नहीं आएंगे। विधानसभा में 4000 से ज़्यादा सवाल अब तक लग चुके हैं।
क्या कांग्रेस का एजेंडा है? बीजेपी सरकार को किस तरीके से आप लोग एक्सपोज करने की कोशिशों में हैं? वर्तमान में आप देख ही रहे हैं जिस प्रकार से नर्सिंग घोटाला चल रहा है। अब चाहे नर्सिंग अकेले की बात नहीं कर रहा मैं, मेडिकल डिपार्टमेंट हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो, हर टेंडर में, हर भर्ती में, हर नियुक्ति में घोटाला है। इसके बाद आप बात करें कि प्रधानमंत्री जी की जल जीवन मिशन जो योजना चल रही है, उसमें जिस व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये महत्वपूर्ण विषय हैं जो इस समय सदन में गूंजेंगे और जो भ्रष्टाचार के ये मुख्य विषय हैं, इन सब के ऊपर सरकार को घेरा जाएगा। जाहिर है नंबर्स में ज़रूर कांग्रेस कम है, लेकिन हौसले मजबूत हैं और कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस बार विधानसभा के बजट सत्र में बीजेपी सरकार के घपले घोटालों को लेकर बुरी तरीके से एक्सपोज किया जाएगा। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। और वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने अब फैसला लिया है कि अब मंत्रियों, विधायकों का इनकम टैक्स सरकार नहीं भरेगी। कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि इतने सालों से जो टैक्स भरा गया है उसकी वसूली एरियर्स मानकर मंत्रियों से की जानी चाहिए। 20 साल से क्या किया जा रहा था, मैं ये कहूँगा कि आज जो परिवर्तित हालात हैं ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पहले का एक सिस्टम था, उस सिस्टम में कई सारे परिवर्तन आए हैं, पर मुझे लगता है कि हम तो ये कहेंगे कि जो मंत्री पिछले 20 साल में टैक्स नहीं दिया है, उन्होंने एरियर्स को लेके भी चर्चा कर लीजिए। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन में सौजन्य भेंट की। इस दौरान मध्य प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। सीएम ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की और कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान अधिकारीगण भी मौजूद रहे। डॉक्टर मोहन यादव ने नागर विमानन मंत्री किंजरापु राजमोहन नायडू और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात की। और वहीं लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर समीक्षा करने के लिए कांग्रेस का एक दल जल्द ही छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाला है। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में ये दल प्रदेश के नेताओं से मिलकर हार के संभावित कारणों का पता लगाएगा। कांग्रेस के पूर्व PCC अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने बताया कि हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी और उसे बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। जहां जरूरी होगा तो संगठन में कुछ बदलाव भी किए जाएंगे, जिस पर डिप्टी CM अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि समीक्षा करना सभी पार्टियों का आंतरिक मामला होता है, लेकिन कांग्रेस को समीक्षा बैठक से क्या मिलेगा। कांग्रेस में भी अभी बहुत जल्दी, जैसा कि अभी जानकारी मिली है कि हार की समीक्षा के लिए अभी जो कमेटी बनाई गई है वो अभी शीघ्र ही आने वाली है। तो उस कमेटी के आने से और भी उसमें गतिविधियां पार्टी की बढ़ेगी। ये सभी राजनीतिक दलों का अपना आंतरिक काम है, व्यवस्था है और ये अधिकार है, पर समीक्षा से निकलेगा क्या? वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने PM मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई भी दी है। वहीं CM साय ने संसद भवन में छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों के साथ भोजन भी किया। साथ ही लोकसभा स्पीकर के NDA उम्मीदवार ओम बिरला से भी वो मिले। प्रधानमंत्री से मुलाकात की बात करें तो CM साय ने प्रधानमंत्री को अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 विजन डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसका निर्माण राज्य नीति आयोग की ओर से किया जा रहा है, जिसे 1 नवंबर को राज्य की जनता को समर्पित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बीते 6 महीने में माओवादी विरोधी अभियान में की गई कार्रवाई की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी है। नियत निलनार योजना के बारे में जानकारी देते हुए CM साय ने बताया कि इस योजना के तहत नक्सलियों के आधार को कमजोर करने, शासन प्रशासन और ग्रामीणों के बीच आपसी विश्वास बहाली का काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत वर्तमान में 23 कैंप खोले गए हैं, जिनमें से 90 गांव शामिल हैं और भविष्य में 29 कैंपों को शुरू करने की भी योजना है। CM साय ने राज्य में संचालित योजनाओं के बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी है। साथ ही केंद्र में छत्तीसगढ़ में के विकास के लिए सहयोग भी मांगा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात किए हैं
और छत्तीसगढ़ की परिस्थिति से उनको अवगत कराएं। और वहीं प्रकृति की खूबसूरती से भरे छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार खास पहल करने जा रही है। पर्यटन बोर्ड की तर्ज पर वन विभाग के अंतर्गत इको टूरिज्म बोर्ड का गठन होना है। इसका मकसद वन विभाग के टूरिज्म स्पॉट को और बेहतर ढंग से सजाना, संवारना और पर्यटन सुविधाओं का विस्तार करना है। 44% एरिया में फैले वन क्षेत्र के चलते छत्तीसगढ़ में नैसर्गिक खूबसूरती से भरपूर टूरिज्म केंद्रों के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। फिर चाहे वो सरगुजा अंचल के घने जंगल हो या बस्तर संभाग में मौजूद पहाड़, झील, नदियों या जलप्रपात वाले सैकड़ों स्पॉट, इन सब में इको टूरिज्म की बेहतर संभावनाएं मौजूद हैं। आकाशनगर, टाटामारी, सतरेंगा, बुका जैसे कई स्पॉट को टूरिज्म सेंटर के रूप में डेवलप करने की कोशिश भी हुई है और पर्यटक यहां जा भी रहे हैं, लेकिन वन विभाग के अंतर्गत संचालित होने के चलते केंद्र सरकार के कड़े नियम कई बार आड़े आ जाते हैं। लिहाजा ऐसे टूरिज्म स्पॉट को और बेहतर ढंग से विकसित करने के लिए इको टूरिज्म बोर्ड बनाने की पहल की गई है। वन विभाग ने इसका प्रस्ताव राज्य शासन को भेज दिया है। बहुत सारे झरने हैं, पहाड़ियां हैं, वाटर बॉडीज हैं जंगल में, तो उस दिशा में यदि हमारा इको टूरिज्म बोर्ड बनेगा तो लगता है कि ज़्यादा सार्थक प्रयास होंगे। इस कारण से इको टूरिज्म बोर्ड बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल 100 से ज्यादा नैसर्गिक पर्यटन केंद्र संचालित हैं, लेकिन टूरिस्ट के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। इसकी एक बड़ी वजह इन केंद्रों का वन विभाग और सरकार के नियमों के तहत संचालित होना है। वन विभाग से संचालित होने के चलते केंद्र की कई गाइडलाइन इनके आड़े आती हैं। ऐसे में इको टूरिज्म बोर्ड निर्णय लेने में सक्षम और अधिक अधिकार प्राप्त होगा। लिहाजा इन केंद्रों का डेवलपमेंट भी ज्यादा बेहतर और तेज गति से हो सकेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में इको टूरिज्म बोर्ड पहले से काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं और बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जो अनएक्सप्लोर हैं। तो भविष्य में हर दृष्टि से यहाँ पर टूरिस्टों की संख्या बढ़े और इको टूरिज्म को लेकर के एक बहुत बड़ा अपन कदम उठा सकते हैं और इस पर चर्चा चल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य बने 24 साल होने को हैं, लेकिन असीम संभावनाओं के बावजूद प्रदेश में गिने चुने पर्यटन केंद्र ही स्थापित हो सके हैं। जो सेंटर बने हैं वहां भी पर्यटन सुविधाओं की कमी खलती है। इको टूरिज्म बोर्ड बनने से न सिर्फ पर्यटन स्थल बढ़ेंगे और विकसित होंगे, बल्कि स्थानीय आबादी और स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार के मौके भी मिल सकेंगे। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। वहीं अपेक्स सहकारी बैंक परीक्षा 2023 के अभ्यर्थी मंगलवार को सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के निवास पहुंचे और हाईकोर्ट के आदेशानुसार तत्काल नियुक्ति की मांग की है। मंत्री ने इन्हें इस मामले में अधिकारियों से चर्चा कर निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। वहीं गांव-गांव में बेहतर पेयजल उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन योजना सरगुजा जिले में दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। आलम यह है कि जिले में 2021-22 में 571 ग्राम पंचायतों में 2082 योजनाएं शुरू की गई थी, जिनमें से अब तक सिर्फ 7 योजनाएं ही पूरी हो सकी है, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। ऐसे में कैसे पूरी होगी जल जीवन मिशन योजना, इस पर पेश है IBC 24 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कहीं टूटी पड़ी वाटर स्टैंड, कहीं नल के पिलर पर बंधे मवेशी, कहीं सूखी पड़ी नलों की टोटियां। ये तस्वीर उस योजना की है जिसे केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना में गिना जाता है। सरगुजा के अलग अलग गांवों में बनी ये टंकियां और वाटर स्टैंड जल जीवन मिशन के तहत बने हैं, जिन्हें बने तो साल भर से ज्यादा का समय बीत गया, मगर इन नलों से एक बूंद पानी भी ग्रामीणों को नहीं मिल सका। इसे लेकर ग्रामीण भी अब सवाल उठाने लगे हैं। पानी तो नल लगा है, का है कि साधन के लिए लगा है, तो किसमें पानी नहीं आ रहा है। इसका हमारे कोई पानी नहीं आया तो क्या उपयोग करेंगे, ऐसा ही पड़ा हुआ है, खाली पड़ा है। नल बना है तो पानी सोचे कि आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। लगभग साल 1.5 साल हो गया है नल बने हुए।
बता दें कि जिले में जल जीवन मिशन के तहत करीब 1364 करोड़ के काम स्वीकृत किए गए, लेकिन नतीजा सिफर रहा, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेता आमने सामने हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के सरकार में जो इस योजना का बंदरबाट सरगुजा के तीनों जिले में हुआ, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर में, वो बहुत ही गंभीर और दयनीय परिस्थिति। जो ड्राई जोन था, पीएचई के अधिकारियों को पता होता है कि कौन सा एरिया जहां पर पानी नहीं है, उन स्थानों पर भी पीएचई के द्वारा प्राक्कलन तैयार किया गया। दोनों हाथ बांधकर कांग्रेस ने काम किया, हाथ बंधे हुए थे कांग्रेस के। सेंट्रल नाम कमा रही थी लेकिन पैसे नहीं दे रही थी, बजट नहीं आ रहे थे, टेंडर हुए हैं, अधिकारियों के देख रेख निगरानी में काम हुए हैं और बगैर टेंडर के तो कोई काम हुआ नहीं है, बल्कि इस पे जो काम 6 महीने के अंदर हुए हैं उनका मूल्यांकन करना पड़ेगा। इधर पीएचई विभाग के ईई का कहना है कि ज्यादातर योजना स्थल पर वाटर सोर्स ही नहीं मिल रहा है, जिसके कारण योजना में देरी हो रही है। अंबिकापुर में लगभग 2082 स्कीम है हमारे, तो उसमें सभी में लगभग काम चल रहे हैं और उसमें मुख्य कारण कि हमारा सोर्स के कारण में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, पानी की समस्या के लिए काम में गति कम हो रही है। उसके लिए सभी ठेकेदारों को नोटिस भी जारी किया गया है और इसमें जो भी उसमें ज़्यादा उनको दंड दिया जाएगा उस हिसाब से कार्य करेंगे। हालांकि अधिकारी ठेकेदारों को नोटिस तामील कर जल्द से जल्द योजना को पूरी करने की दलील दे रहे हैं। जल जीवन मिशन का सरगुजा जिले में बुरा हाल है। इस पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल के नेता राजनीति भी कर रहे हैं, लेकिन गांव की जनता अब भी पानी का इंतजार कर रही है। विभाग इसके लिए ये दलील दे रहा है कि अब उसे वाटर सोर्स ही नहीं मिल पा रहा। ऐसे में देखना होगा कि ये योजना कब तक पूरी हो पाती है और कब लोगों को पानी मिल पाता है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।